हमारे पास वो ये अखरोट बादाम खुद खा जाते हैं और हमारे पास वो सूखे छोले हमें यहाँ तक पहुँचा देते हैं। हमें यहाँ से वेरी वेल अबाउट दिस की हुकूमत भी इनकी है, क्या डिफरेंस नज़र आता है? मकासद में क्या तब्दीली आपको नज़र आती है? तब्दीली से ये लोग आए हैं तो इन्होंने यहाँ इसका सत्यानाश किया और अब हमें बावलपुर डिवीजन में सिर्फ एक सीट पे मुहित कर दिया। अब ये देख लें कि अगर वो मौलाना इनके साथ ना होते तो इनकी किसी सूरत में हुकूमत नहीं बन सकती। लेवल पर बात करें और अगर हम पंजाब की बात करें तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसमें सबसे पहला लाया अमल होता है लोगों को मोटिवेट करना। खान साहब ने एक ख़ास तरीके से लोगों को, बच्चों को वर्गलाया। अब ऐसे इसी इलाका से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रही हूँ सर। मसाइल की बात बेसिकली, क्योंकि कभी वो कहते हैं ये कादियानी हमारे भाई हैं, कभी ये नून लीग वाले कह देते हैं कि हमारे ये भाई हैं, जबकि हमारे मुल्क के भी ये लोग दुश्मन है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहावलपुर में और जिस तरह से बहावलपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये एक ऐसी रियासत थी जिसने पूरे मुल्क को नवाजा और बरसगीर के टाइम से ये तीसरी रियासत थी जहाँ एजुकेशन के एतबार से कॉलेज मौजूद था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब बहावल खान ने जब से इसके फाउंडर बने थे तब से लेकर अब्बासी ख़ानदान ने अपनी इस रियासत को, और जब ये सूबा डिक्लेयर हुआ तो सूबे को बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से चलाया। और ये वाहिद ऐसी नवाबी या अब्बासी एक ऐसा ख़ानदान था नवाब ख़ानदान का कि जिन्होंने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया और पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क बनने में बड़ा अहम रोल अदा किया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, सियासत में एक जाना पहचाना नाम है। अगर हम उनके सियासी करियर की बात करें तो उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ एज ए काउंसलर किया। काउंसलर के बाद वो सिटी के नाज़िम रहे, नाज़िम के बाद वो उम्मीदवार MPA रहे और टिकट होल्डर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA के भी उम्मीदवार रहे। अगर हम उनकी सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा खिदमात और रफ़ाकतदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजारी। अब वो जमीयत उलमा इस्लाम उन्होंने बाकायदा तौर पर ज्वाइनिंग ली है और उम्मीदवार MNA हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से वो एक मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, समाजी शख्सियत हैं, सियासत में उनका एक ख़ास नाम है, उनका ये डिसीजन जो है एक बहुत पुरानी रफ़ाकतदारी को छोड़ना, क्या ऐसा कौन सा अलमिया पेश आया? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारा जो है एक डेमोक्रेटिक राइट है और हम जब चाहें जिस पार्टी को चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको चाहें सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको चाहें वोट कर सकते हैं। लेकिन एक रफ़ाकतदारी इतनी पुरानी थी, उसी रफ़ाकतदारी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद सफदर शहबाज साहब, सियासत में बहावलपुर की सियासत में जाना पहचाना नाम, टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शहबाज रियल एस्टेट के CEO और SS बिल्डर्स के नाम से उनका एक ऐसा उभरता बिजनेस जिसमें बहावलपुर के काफ़ी ऐसे जो लोग शामिल हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफ़ी परेशान हाल थे। उन्होंने अपने शहर को एक बहुत बड़ा माल देकर यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को एक रोज़गार फ्राहम किया। ये उनका एक ऐसा सोशल वर्क है कि अल्लाह पाक इसका अजर उनको अता करेंगे। ज़मीनों की पैदावार में मदारिस को सपोर्ट करना, एजुकेशन सेक्टर पर लोगों को सपोर्ट करना और जहाँ जहाँ नीडी लोग हैं उनके साथ हिम्मतन गोश होकर चलना, ये उनकी अहम सिफ़ात में पहली सिफत है। आइए आपकी मुलाकात मोहम्मद सफदर शहबाज साहब से करवाते हैं, जिनका निक नेम बूरा है। वो आज से 40 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी उनकी लुक वाइज अपीयरेंस जो है, फर्स्ट अपीयरेंस वैसी ही है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि JUI ज्वाइन करने के पीछे उनके मकासद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। जी बिल्कुल। गुजारिश ये है कि जी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी 30 साल की रफ़ाकत थी। जी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी बहुत अच्छी जमात है और जमात थी भी सही। मेरे हवाले से मेरे इनके साथ कोई भी ताल्लुकात कशीदा नहीं है। लेकिन सिर्फ ये था कि पीपल्स पार्टी ने हमारे मोहतरम साबका सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले इनको ज़कात अशरफ के हवाले किए रखा, हमारे रीजन को, जनूबी पंजाब को, फिर मखदूम अहमद महमूद साहब के हवाले कर दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले कर दिया। ये कारकुनों और वर्करों से खींच कर ये फ्यूडल लॉर्ड्स के हवाले कर दी गई।
अब ये लोग सिर्फ अपनी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, अपने ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने सिर्फ इस जो मैनिफेस्टो था पीपल्स पार्टी का उससे हट गए थे, जिस वजह से हम मजबूर हो गए कि हमें अब एक ऐसी जमात में की रफाकत में चले जाना चाहिए जो गरीब की, नादार लोगों की वो जो है वो खिदमत करे। इसलिए मैंने ये चॉइस किया कि मुझे पीपल्स पार्टी को खैर बात कहकर वो जो है मुझे जमीयत उलमा इस्लाम में चला जाना चाहिए। जब मैं ये खैर बात कह रहा था तो मुझे पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र की। तो मेरे पास कुछ लोग आए, मखदूम साहब का भी पैगाम लेकर आए कि आपको हम बावलपुर डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी भी बना देते हैं और आपको MNA का टिकट जो है 168 का वो भी देते हैं, आप ठहरे। मैंने कहा जब मैं मज़ीद, क्योंकि आपकी छतरी के नीचे मैं नहीं रह सकता, लिहाजा मैंने तो ये समझी कि मौलाना में और अपना जरदारी साहब क्योंकि पार्टी में इतना ध्यान नहीं रख पा रहे थे, तो उस वजह से मैंने कहा कि अब मुझे उस तरफ लोगों की खिदमत ही करनी है। तो यहाँ मुझे आने से ये फ़ायदा हुआ कि मैं अब लोगों की खिदमत भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन की भी खिदमत कर रहा हूँ उनके साथ मिलकर। आपकी जो अभी जिस हालात में आप फेडअप हुए, तो ये जरदारी साहब से आप फेडअप नहीं हुए, आप अपनी मरकज़ जो यहाँ की जनूबी पंजाब की क़यादत है इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब एक बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे और गरीब बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे आज भी इनसे उतना ही प्यार है जितना पहले प्यार था। जी। लेकिन बदकिस्मती की ये थी कि ये लोग, ये इस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, इन लोगों का ये सारा जो है किया दरा था। और ये जो मखदूमीन है ख़ास तौर पर ज़कात अशरफ, मैंने इनके अपना फ्यूडल लाड होने की वजह से, इनका जो हमारे साथ राब्ता ना होने की वजह से ये छोड़ी है। और जब पीपल्स पार्टी थी अपना बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, तो आप ये देखें कि हम बावलपुर डिस्ट्रिक्ट से भी जीते थे, बावल नगर डिस्ट्रिक्ट से भी जीते थे, बावल रहीम खान डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारी सीटें निकालते थे। जब से ये लोग आए हैं तो इन्होंने यहाँ इसका सत्यानाश किया और अब हमें बावलपुर डिवीजन में सिर्फ एक सीट पे मुहित कर दिया और मुल्तान में भी सिर्फ हमारे पास वो भी ज़िमनी इलेक्शन में एक सीट मिली। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि इनके होते हुए पीपल्स पार्टी मज़ीद जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती, लिहाजा इनको मैंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और मैं खामोशी से, क्योंकि वो PDM की गवर्नमेंट में मौलाना फजल रहमान साहब भी थे और ये भी थे, तो मैंने कहा गवर्नमेंट तो एक ही है, इधर से मैं स्विच करके मौलाना साहब के पास चले गया। बाकी रह गई कि मौलाना साहब में इनके बारे में और उनके जरदारी साहब मफाहमत पसंद, मफाहमत के शहनशाह हैं, बादशाह हैं मफाहमत के, और जो उनके मुकाबले में मौलाना फजल रहमान जो है वो एक सर पार्टी तो एक है, PDM एक है, इनका अलायंस एक है, इनका मकासद इनके एक हैं। JUI में और पीपल्स पार्टी में आई थिंक इस वक्त इन दिस डेज जिस तरह PDM का एक बहुत बोलबाला है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, की हुकूमत भी इनकी है, क्या डिफरेंस नज़र आता है? मकासद में क्या तब्दीली आपको नज़र आती है? तब्दीली ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले लें, अपना ये ले लें, अपना खान साहब की पार्टी जो थी तहरीक इंसाफ जो थी, अब इन्होंने हर दफ़ा ना हमारे इस्लामी शरई कानूनों को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की, खुफिया ज़राए से इन्होंने मिर्ज़ाइयों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कानून साजी करने की कोशिश की। और ये मौलाना साहब जो है, मौलाना फजल रहमान की एक वाहिद जमात थी जो थोड़ी तादाद के बावजूद वो रजिस्ट करते थे तो कि ये कानून साजी को मुखर किया जाए और मुखर कराने में वो कामयाब हो जाते थे। अगर इन लोगों को दोबारा मौका मिल गया तो ये नून लीग वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, और ये PTI वाले तो जो अल्लाह ने जिनको नीस्त नाबूद कर दिया है कि इनको मौका ना मिल जाए कि कहीं ये फिर कादियानी को प्रमोट करें। ये क्योंकि कभी वो कहते हैं ये कादियानी हमारे भाई हैं, कभी ये नून लीग वाले कह देते हैं कि हमारे ये भाई हैं, जबकि हमारे मुल्क के भी ये लोग दुश्मन हैं, हमारे ये दीन के भी दुश्मन हैं। अब बाकी रह गया ये सवाल बड़ा खूबसूरत किया कि अब मौलाना साहब की तरफ आप क्यों पीछे चले गए। जी। मैंने वो याद किया कि जरदारी साहब मफाहमत में और फ्लेक्सिबल हैं, और मौलाना में ये क्वालिटी है कि मौलाना फ्लेक्सिबल भी हैं और वो थोड़ा सा अपने दीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो डट जाते हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त नून लीग को बेल आउट पैकेट जो बेल आउट जो किया है वो मौलाना ने किया है। आप ये देख लें कि अगर वो मौलाना इनके साथ ना होते तो इनकी किसी सूरत में हुकूमत नहीं बन सकती थी।
पीपल्स पार्टी ने पहले 2006-07 में उनको बेल आउट किया था और इस दफ़ा 2018 में बेल आउट जो है किया वो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया। मौलाना फजल रहमान साहब का जो लड़ने का अंदाज़ है वो नून लीग की से और पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो उनका लड़ने का अंदाज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हज़रत खालिद बिन वलीद साहब जा रहे थे मुसलमान होने के लिए, तो उन्होंने लोगों ने पूछा कि आप तो मुसलमानों के खिलाफ जंगें लड़ते रहते हैं, तो आप मुसलमान क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने यही फरमाया था, उन्होंने कहा जी मुझे इनके लड़ने का अंदाज़ जो है वो बहुत पसंद है, लिहाजा मुझे किसी ने तबलीग नहीं की, मैं खुद मुसलमान होने जा रहा हूँ और मुझे इनके जो लड़ने का अंदाज़ है मैं उस वजह से मुसलमान हो रहा हूँ। तो मैं अब जो मौलाना का जो लड़ने का अंदाज़ है, जो फ़हम फिरासत है, मैं उस वजह से मौलाना की पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और इंशाअल्लाह ये पहले जो मजहबी पार्टी लोग गिने जाती थी, अब ये मज़हब के साथ साथ अपने जहाँ दीन की हिफाजत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे। और हम इसको जो है सियासी विंग को जो हमारा कमज़ोर नज़र आ रहा था, मैं इसको बहुत मजबूत करने की कोशिश करूँगा। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करूँगा, हमारे रीजन में काम करूँगा, हमारे जनूबी पंजाब में काम करूँगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ में पूरे पंजाब में काम करके और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी 15 सीटें थी अब इंशाअल्लाह ताला ये 115 पे जाएंगी। बिल्कुल सही सर। हम रीजन की बात करें, सूबाई लेवल पर बात करें और अगर हम पंजाब की बात करें तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उसमें सबसे पहला लायामल होता है लोगों को मोटिवेट करना, तंजीम साजी करना। किस तरह से कलीदी किरदार निभाएंगे आप इसमें? गुजारिश ये है कि हमारे हर हलके में खासी तादाद में वोट है और जब हम इलेक्शन नहीं लड़ते होते थे तो ये सारे के सारे वो ये समझते थे कि ये इस्लाम के बहुत नज़दीक है ये पार्टी अपना मुस्लिम लीग नून, तो हमारे वजह से ये हमेशा ये बरसर इक़्तिदार आते रहेंगे। तो अब हमने यही सोचा है कि हम अपने वोट हमारे हैं और जो लोग इधर उधर गए हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हम इकट्ठे कर रहे हैं और हमें यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा सेटअप है। हमारा यानी कि सिटी के भी अमीर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के भी अमीर होते हैं, रीजन के भी अमीर होते हैं, जनूबी अपना जो थे वो पंजाब के भी अमीर हैं, पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अब हमारी कोशिश होगी, मैं अपनी जो सिफारिशात मुरतब कर रहा हूँ, मैं मौलाना साहब से यही गुजारिश करूँगा कि हमारा जनूबी पंजाब का अमीर अलहदा होना चाहिए और हमारे रीजन के भी जो हैं वो अमीर अलहदा होना चाहिए और कोऑर्डिनेटर होने चाहिए जो हम सब लोगों को मिलजुल के चलाएं। और मसला नहीं है, हमारे वोट जो हैं तमाम जमातों से ज़्यादा हैं और वो वोटर हैं हमारे जहाँ आप ये देखें कि किसी भी फ़ौज का जर्नैल 24 घंटे हुक्म दे कि पूरी फ़ौज जो है वो इस्लामाबाद में इकट्ठी हो जाए तो वो उसको इकट्ठे होने में बहुत मुश्किल पेश आती है। जबकि हमारे जो अमीर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने 24 घंटे के नोटिस में लाखों का मजमा जो है वो इकट्ठा करके इस्लामाबाद में लोगों को दिखा दिया है और इंशाअल्लाह ताला हम उनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और वो जहाँ कहेंगे जिस वक्त कहेंगे। हम हालत में जंग में रहने वाले लोग हैं और हर टाइम अपनी दीन को कोशिश। सर पीडीएम का अगर अलायंस की बात करें, अगेन मैं वही बात करूँगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनका ये जो 12 या 11 रुकनी जमात जो बनी है, अब तो मेरे ख्याल में 2-3 जमातें और इसमें इंक्लूड हो रही हैं और 15 से 16 हो रही हैं एज ए कम्पिटिटर टू वन मैन शो जैसे इमरान खान है, उसी के मुकाबले में ये सब एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है काफ़ी चीज़ों में ये आपस में मिसमैनेजमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग का जो है इनमें नज़र आता है? आपको क्या कौन से नज़रिए से साहब ने एक ख़ास तरीके से लोगों को बच्चों को बरगलाया। अब ऐसे बरगलाते मैं आपको एक और वाक़या सुना दूँगा। एक दफ़ा अपना हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी साहब जंग जदल के बादशाह थे, वो बड़े मुजाहिद थे जी। तो वो कहीं उनका पड़ाव पड़ा था तो उन्होंने जब देखा अंग्रेज़ों ने कि BA में मुसलसल शिकस्तें दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इनको एक औरत कार्ड खेला जाए। तो उन्होंने उनके साथ ही अपना एक पड़ाव डलवाया और उसमें ख़वातीन, खूबसूरत ख़वातीन जो हैं वहाँ ही वो बाज़ार बनाया हुआ था। तो वो लोग जो है तो वहाँ पर अपना वो मुजाहिद वो जाना आना शुरू हो गए। तो वो जब उनको ये महसूस हुआ कि ये मेरे मुजाहिद बेरह रवी का शिकार हो जाएंगे और ये औरतों के ज़रिए जो है ये शिकार करना चाहते हैं, तो उन्होंने वहाँ उनको पड़ाव को ख़त्म किया और अपना पड़ाव दूर ले गए। तो इसी तरीके से जो खान साहब ने जैसे हमारे नौजवान बच्चों को बेरह रवी का शिकार किया है, ख़ास तर्ज की ख़वातीन को जो है वो लेकर वहाँ बनाओ श्रृंगार करा के वो वहाँ अपने जलसों में ले जाते थे और बच्चे जो थे हमारे वो वहाँ हनीमून मनाने के लिए या वहाँ तफरीह मनाने के लिए वहाँ जाते थे, तो जिससे हमारे पूरे आलम इस्लाम में हमारी जग हंसाई होती रही और हमारे इस्लाम में भी जग हंसाई होती रहेगी।
और हमारे बच्चे बेरहमी का शिकार हो गए। आज अल्लाह ताला ने उनसे ये बदला लिया कि वो मौलाना अपना इनकी भी बड़ी कोशिश रही कि आज ये अकेले होकर बैठे हैं। तो हमारी पार्टी का ये वतीरा रहा है कि हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या हमारे किसी भी जमात के अमीर ने किसी की भी बेहुरमती नहीं की, किसी से बदतमीज़ी नहीं करती, लेकिन इन्होंने ये कल्चर बना दिया था कि लोगों के साथ बदतमीज़ी करें। और जिस इलाके की आवाम अपने उलमा के साथ बदतमीज़ी करेगी, उनकी बेहुरमती करेगी, तो वो दीन किससे सीखेगी। और आप ये देखें, इन अपना खान साहब की पार्टी ने हमारी फ़ौज को भी बुरा भला कहना शुरू किया, हमारे उलमा को भी बुरा भला कहना शुरू किया, जबकि किसी ताकूती ताकतों के जो है उनका ये एजेंडे पे काम कर रहे थे कि इस मुल्क में हर वक्त इंतशार फैलाना है। तो ये वो इंतशार फैलाने के चक्कर में जब वो लोगों ने देखा, अब महसूस किया कि भाई हमारे ये दीन के भी दुश्मन है, हमारे ये जो सिपा सालार है, हमारी फ़ौज है, उसके भी दुश्मन है, तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला वो क्या कहते हैं, उन्होंने वो खुदा उनको जलाल को जोश आया। और आज ये देख लें कि ये दज्जाली जो फितना था कितने बुरी तरीके से ये नाकाम हुआ है, और आज कोई इनका नाम लेने वाला भी नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से सर आपने जमीयत उलमा इस्लाम की आपने तमाम तर जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं, और जनूबी पंजाब में समझती हूँ कि एक ऐसा सूबा है जिसको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उस तरह से सहूलियात मैसर नहीं जिस तरह से होनी चाहिए फैसिलिटेशन के अतबार से, एक बात। दूसरी बात ये कि बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब, बहुत अच्छी पोस्ट, इसी इलाका से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रही हूँ सर। मसाइल की बात बेसिकली मैं करना चाहती हूँ, ये सारे पंजाब के हवाले से जी। पहली बात तो ये है कि मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हमें ये जिम्मेदारी सौंपें कि हम ये काम यहाँ करें, ठीक है। उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप सियासत में हैं तो आप सियासी विंग आप संभालें, तो उनसे बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें ये गुजारिश करेंगे कि मुझे काम करने का मौका दिया जाए, तो हम ये काम करते हैं। तो जनूबी पंजाब में वोट के हवाले से ये देख लें कि हमारी रियासत जो है वो बहावलपुर, ये पहले भी एक फलाही रियासत थी, और ये इस्लामी जमहूरिया बहावलपुर एक रियासत थी। तो ये हमें यहाँ पर बड़े बड़े मदारस, हमारे बड़े बड़े उलमा, पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो भी बहावलपुर में थी। आप ये देखें कि जहाँ पाकिस्तान पूरी अपना एक जो एचसी कॉलेज जो ग्रेजुएशन होती थी, ये 1886 में भी बने थे। मुझे खुश वक्ती से मैं उसी कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। यहाँ तालीमी अदारे जो हैं ये बड़े थे, और ये दीनी अदारे जो है बड़े थे। हमारी जो ये जनूबी पंजाब है, ये हमारे दीन का ये गहवार है। पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएँ, कहीं भी किसी भी मस्जिद के जो इमाम होंगे, मस्जिद के जो मुअज्जिन होंगे, वो इसी जनूबी पंजाब से वाबस्ता होंगे। यहाँ के पढ़े लिखे लोग होते हैं, और हम पूरे पाकिस्तान में हम दीन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो ये लोग हैं हमारे, हमें यहाँ से किसी से वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये वोट हमारे हैं, पूरे दीन इस्लाम के वोट हैं, अल्लाह वालों के वोट हैं। तो ये सारे के सारे ये हमें इंशाअल्लाह ताला आप इसको पाकिस्तान को नई करवट लेते हुए महसूस करेंगे। बिल्कुल सही। मसाइल की सर अगर हम बात करें, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ खुश्क साली का होना है, और इलाका कुछ डेजर्ट का हिस्सा है। जिस तरह से दरिया सिंध बड़े करीब से गुजरता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी ये दरिया सिंध जो है पानी मुहैया करने की बजाय मौत का एक बहुत बड़ा गहवारा, दरिया सतलज जो है ये मौत का एक गहवारा बन चुका है। इस पर आप क्या राय देंगे? गुजारिश ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि जो पंजाब वाले लोग हैं वो कभी भी बहावलपुर में यहाँ से वो ये तो कह देते थे कि ये हमारा दूसरा घर है, लेकिन कभी उन्होंने दूसरा घर बनाने की कोशिश ही नहीं की थी। और कभी भी उन्होंने हमारे इस रीजन से किसी अहल आदमी को मुंतखब होने के लिए टिकट नहीं दी थी, क्योंकि कुछ यहाँ के वोट थे, कुछ हमारे मकामी क़यादत के लोग, कुछ दीनी हल्के, वो ये समझते थे कि ये हमारी दीनी जमात का एक हिस्सा है, लेकिन जबकि ये नहीं थी। उन्होंने किसी भी अहल आदमी को, मिसाल के तौर पर अभी ये देख लें PTI थी, उन्होंने किसी अहल आदमी को नहीं दिया। MNA साहब बने, वो ऐसे घर सोए रहे पूरे 5 साल, उन्होंने कोई फ़िक्र ना की। MP साहब थे, नहीं किया। अपना खनगा साहब अपना दूसरे हल्कों से भी जो MPM, वो कभी किसी पोटेंशियल आदमी को टिकट नहीं देते। वो इसलिए टिकट नहीं देते, जब ये जाएंगे वहाँ जाके अपना हिस्सा मांगेंगे, जब अपना शेयर मांगेंगे तो ज़ाहिर है उनको तकलीफ़ होगी, क्योंकि हमारा शेयर उन्होंने वो हड़प करना होता है। तो हमारे ये गूंगे बहरे लोग होते हैं, वो इनको ये कह देते हैं कि आपको जो है वो हमने मैंने नहीं बना दिया, आप हमारे वोटों से बने। इनको शटअप कॉल होती थी, खामोश हो जाते थे। बाकी रह गई आपने गवर्नर साहब की। गवर्नर साहब बारिश आदमी है,
बड़े अच्छे, तबीयत के भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खामी जो है वो हमारे बहावलपुर का हक लेने में नाकाम रहे हैं। अब वो गवर्नर बन गए, लेकिन कोई बंदा मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला कि जिनको उन्होंने कोई रफ़ा हमा का कोई काम, बड़ा कोई काम करा के दिया हो। ऐसी कोई लातादाद कोई नौकरियाँ क्यों, हमारे हिस्से की जो नौकरियाँ वो भी लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले ले जाते हैं, और जितनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है वो लोग आते हैं। इनको हमारे इलाके से कोई गर्ज नहीं है। बहावलपुर को देख लें, एक ही सर्कुलर रोड है और वो इतनी कंजेस्टेड है कि उसके ऊपर ट्रैफिक हर टाइम जो है वो ब्लॉक रहती है, और इन्होंने बहावलपुर में करने के लिए कोई काम नहीं किया। हमारा जो दरिया की बात कर रहे हैं, ये दरिया किसी दौर में ना हमारे बहावलपुर शहर के हवाले से, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से ये हमारी लाइफ लाइन हुआ करता था। इसके पानी चलता था, हमारा जो है वो मीठा स्वीट वाटर, पूरे शहर का स्वीट वाटर था। और आज सबसे ज़्यादा जो बीमारी हैं वो इस दरिया की वजह से हैं। वो अभी उन्होंने एक रेत का दरिया बना दिया है, जिसमें सिर्फ रेत ही रेत होती है, पानी नहीं होता। और इसको मैं कहता हूँ कि अब हमारी ज़िंदगी का दरिया नहीं है, ये हमारी मौत का दरिया है। और हमारे साथ जो ये अपना मुआहदा किया गया था, ये डैम बनाने के वक्त जो दरिया को ये बेचा गया था, और हमारी मर्ज़ी के बगैर बेचा गया था। हम लोगों से बगैर पूछे थे ये दरिया बेचा गया, और इस शर्त पे बेचा गया था कि फ़लाँ डैम से एक नहर निकाल के जो है वो हम रिचार्ज करने के लिए दरिया सतलुज में डालेंगे, और वो दरिया सतलुज वो नहर जो है वो सैराब करती रहेगी। जो वाटर टेबल जो हमारा, जिसमें संख्या और ये दूसरी तीसरी बीमारियाँ जो फैल गई हैं वो शामिल हो गई हैं, वो रिचार्ज होने की वजह से कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो हमारे जितने भी अकाबरीन हैं, MNA बनते रहे, मुस्लिम लीग को बार बार हुकूमत मिलती रही, लेकिन इन्होंने उस नहर पर तवज्जो नहीं की, और जो रिचार्ज करने के लिए वो नहर डालनी थी वो आज तक नहीं डाली गई, जिस वजह से हमारे लोग बहुत बीमारियों का शिकार हैं। आप ये देख लें कि आप उन्हें डेवलपमेंट के बात की कि आप स्पोर्ट्स के हवाले से मैं बात करूँगा, पार्कों के हवाले से बात करूँगा। ये 1947 में ये बहावलपुर, अब 1954 में जब रियासत थी तो इन्होंने एक यहाँ स्टेडियम बनाया था, बहावलपुर से ड्रिंक स्टेडियम कहते हैं। उसका ड्रिंक स्टेडियम इसलिए कहते हैं कि एक वो जो अंग्रेज़ गोरा था, वो बहावलपुर का स्पोर्ट्स का वो मिनिस्टर था, तो या वाइसरे था, तो उसने वो हमें मखदूम अहमद महमूद साहब के वाले थे, मखदूम हसन महमूद साहब, उस अपना स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, सूबा था, तो उन्होंने वो उसको बनाया था। उस टाइम इस पूरे बहावलपुर शहर की आबादी जो थी 15,000 नफूस पे थी। तो आज ये देख लें कि ये बहावलपुर शहर जो 15 लाख नफूस की आबादी का शहर है, वही एक स्टेडियम है, वही एक गुलजार सादिक पार है, वो जिस पे वो भी अपना कंट्रोल बोर्ड में ने कब्ज़ा किया हुआ है, और अपनी मर्ज़ी से वो उस पर किसी को आते हैं, खेलने देते हैं, नहीं देते। एक पार्क था फरीद पार्क, वो आज छोटा सा, वही 15,000 आबादी के लिए भी वही पार्क थे, और आज 15 लाख आबादी के लिए वही पार्क थे। और आप ये देखें कि हमारा जो अदारे थे वही SC कॉलेज, वो भी आज से 100-125 साल 150 साल पहले वो एक ही SC कॉलेज था, और उसके बाद अब 50 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हमारे दूसरे कोई भी ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया। सर, बीइंग अ सिटी नाज़िम, आपने अपने शहर के लिए कौन सी खिदमात पेश की, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अतबार से अगर बात की जाए, कौन सा आपने स्पेशल जो है वर्क किया? वो भी हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमारे जो थे उस टाइम तारिक बशीर चीमा साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे, उनकी प्रायोरिटी जो थी वो मुख्तलिफ थी, उन्होंने शहर पर तवज्जो नहीं की थी। वो एक जजमान की ख़ास कंस्टिट्यूंसी को वो फोकस करते थे, वो जितनी भी नौकरियां उन्होंने वहाँ दी वो हमारे बहावलपुर के लोग उससे महरूम रहे, और जितने वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र कराते थे वहीं के कराते थे। जिन ज़मीनों के मसाइल, और आज तक वो जो 1935 की जो थी सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो था, वही एक नहर जो थी वो वही बनी हुई है, और आज तक उन्होंने दूसरी नहर ना वो नहर ले सके, ना वो पानी का कोटा बढ़ा सके। हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की जितनी प्रोडक्शन गंदम की है, हम 33% गंदम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और पूरे पाकिस्तान को देते हैं, जबकि हम पूरे पाकिस्तान की जो आबादी है हमारे रीजन की, वो हम 7-8% हैं। 7-8% हम जो आबादी है, और 33% जो हम गंदम की प्रोड्यूस करते हैं, और पूरे पाकिस्तान को हम गंदम सप्लाई करते हैं। लाइफ स्टॉक से हवाले से देख लें कि पूरे पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक जो है वो हमारा 35% है, हमारा शेयर है। हम पूरे पाकिस्तान को, हमारी जो बड़ी बड़ी मवेशी मंडी हैं, हम पूरे पाकिस्तान को जो है लाइफ स्टॉक जो है वो भेजते हैं। इसके अलावा काटन है,
काटन जो है हमारी वो भी 33% है। जो गन्ना है, शुगर केन है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान की जो आप ये देख लें कि 40% जो है ये हमारा रीजन जो हमारा पुराने ज़माने में बावलपुर सूबा होता था, हम ये प्रोटेक्शन है हमारी, हम ये उनको जो है पूरे पाकिस्तान में जाती है। हम इतने सारे पैसे कमाने के बावजूद जो है वो हम आज तक अपना हिस्सा इनसे नहीं ले सके। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, मशरक़ वस्ता ख़ास तौर पर आप खलीज फारिस की रियासतें हैं, अपना सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, जो जितना भी ज़र मुबादला पाकिस्तान में आता है, हम सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है वो हम लोग जो है वो रिकवरी हम वो देते हैं पाकिस्तान को। अब भावलपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, या हमारा जनूबी पंजाब है, जितने लोग सऊदी अरेबिया में हैं या दुबई या ये सारे के सारे हमारे लोग में, और ये जो है अपना ये गुजरात के लोग या जेलम के लोग या कश्मीर के लोग, ये सिर्फ इंग्लैंड और स्पेन और सब यूरोप में है। हम लोग सबसे ज़्यादा जो है ज़र मुबादला अदा करते हैं, वो हमारे लोग जो है वो लेकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी को नहीं लिहाज आया कि हम लोगों को जो है कोई प्रमोट करें। हमारी नौकरियां जो होती हैं ये पर पंजाब वाले खा जाते हैं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं वो ये पर पंजाब वाले खा जाते हैं, हमारे ये लोग देखते रहते हैं। हमारे जो मिसाल जैसे KPT है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, CPEC की बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इस्लामाबाद एक अथॉरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे अदारे हैं। आपको कहीं भी भावलपुर के मुलाजमीन नज़र नहीं आएंगे। PIA देख लें, पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन देख लें, और हैवी मैकेनिकल टेक्सला देख लें, आप एयरोनॉटिकल कम्प्लेक्स देख लें, वो मकसद ये हमें हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आता। मिसाल के तौर पे हमें अगर बैतुल माल के भी पैसे जब ये शेयर देते हैं, तो जब ये भावलपुर में आते जाते हैं तो पैसे एंड ये हो जाता है कि हमारे पास वो ये अखरोट बादाम खुद खा जाते हैं और हमारे तक वो सूखे छोले हमें यहाँ तक पहुँचा देते हैं, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारी ये दिल आज़ारी भी हो रही है, और हम इस वजह से मजबूर हो गए हैं कि अब हम अपने सूबा बहाली के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो खुदा के लिए हमारा ये रीजन था, हमारा ये पहले रियासत थी, हम ये तो नहीं कहते कि हमारी रियासत को बहाल कर दें, हम ये कहते हैं कि जो आपने हमें सूबा बनाया था, जिस एग्रीमेंट के तहत आपने हमसे रियासत यूनिट का था, जिस एग्रीमेंट के तहत आपने हमसे ये रियासत जो है वो हमने सरेंडर की थी, उस सरेंडर करने के खुदा के लिए अब हमें चलो बाकी जो लूट मार आपने करने दी कर दी, हमारा ये सूबा ही बहाल कर दें। उससे ये होगा कि हमारे अपने लोग हैं उन नौकरी में चले जाएंगे। अब ये देखें कि अब एक हमारा सूबा बनने से भावलपुर में हम कम से कम 1 लाख नौकरियां में और क्रिएट होंगी। पीपल्स पार्टी ने भी हमसे वादे किए थे कि हम आपका सूबा बहाल करेंगे, लेकिन नून लीग ने भी करारदादें असेंबली में पेश की, पास कराई, नहीं किया। अब मौलाना फजल रहमान साहब उनसे भी ये बात होगी और हुई भी है कि वो भी अब ये देख लें कि जितनी जल्दी वो 1 दिन के नोटिस पे वो धरना दे दिया था इस्लामाबाद में। अब मुझे मेरा दिल कहता है कि ये धरना भावलपुर सूबे के हवाले से भी लाहौर में धरना होगा, और इंशाअल्लाह ताला फिर जब लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे तो हमारी बका इस मुल्क की यही है कि हमें नए सूबे बनाने चाहिए। तो ये पंजाब का जो सूबा है, आप ये देख लें हमारी बदकिस्मती, ये 13.5 करोड़ आबादी का सूबा है, और दुनिया में जो है जो 200 ममालिक हैं, 215 ममालिक हैं या 20 ममालिक हैं, उनमें कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 10 मुल्कों के अलावा जो इतना बड़ा जो सूबा है, इतना बड़ा जो है वो मुल्क हो। हमारी ये बदकिस्मती, हमारे साथ ये बहुत वो सुतेली मांगा सलूक हो रहा है। बाकी आपने मेरे बिज़नेस के बारे में जो है वो जिस तरह से आप बिज़नेस को सर रन आउट कर रहे हैं, और माशाल्लाह से बिज़नेस में बड़ा नाम भी है आपका, शहबाज रियल एस्टेट का हो या SS बिल्डर्स का हो, काफ़ी मौके दिया आपने, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने की पर्सनली कोशिश की, ये ख्याल कैसे आया सर? मेरी बड़ी कोशिश रह गई है कि मैं ना ऐसा बिज़नेस करूं जिससे मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है वो मुहैया कर सकूँ। मैं उस कंप्यूटर कायलियों को एक चंद कंप्यूटर रख लें और पूरा का पूरा जो है सिस्टम उस कंप्यूटर में आ जाए और लोग जो है वो बेरोज़गारी का शिकार हो जाए। हम लोग पहले बड़े बेरोज़गारी का शिकार हैं, हम भावलपुर के खित्ते के लोग। तो मैंने ये जब मैंने स्टडी किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ऐसे यूनिट लगाएं कि जहाँ पर मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब हमने ये एक छोटा सा यूनिट बनाया था अपने SS टावर के नाम से। मैं यहाँ पर आप ये देख लेंगे 600-700 आदमी यहाँ काम करते हैं। तो 600 आदमी हमने उनसे ये तय किया था कि जी आपके जो की मैन हैं
जो सिखाने वाले लोग हैं वो बाहर से आएंगे, जो सीखने वाले लोग हैं वो बहावलपुर से आएंगे। शुरू में वो लोग कहते कि जी बंदों से, मैं क्योंकि जब ये रिक्रूटमेंट कर रहे तो मैं इनके दरमियान में बैठा करता था इम्तियाज़ सुपर मार्केट में, तो वो जब इनसे कहते थे जी हमें आप एक्सपीरियंस, मैंने उनसे यही गुजारिश करता था कि एक्सपीरियंस कहाँ से लिया है भाई, यहाँ तो ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है। अब मैं इंडस्ट्री के हवाले से आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की 3 सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिलें होती थी। एक का नाम पारिस टेक्सटाइल मिल था, दूसरी का नाम गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल था, तीसरी का नाम तो है रोज़ टेक्सटाइल मिल था। फिर इन लोगों ने, हमारे अकाबरीन ने, इन्होंने कहा जी इन लोगों को अपना बेरोज़गार ही रखना है, तो तीनों के तीनों ये टेक्सटाइल मिलें बंद हुई। जो 10-15 हज़ार रुपये 15 हज़ार आदमी एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, अब वो हमारे लोग बेरोज़गार हुए और वो लोग जो है फैसलाबाद में, कराची में जाकर रोज़गार की तलाश करते हैं। अब ये देख लें, एक और बात भी बताता चलो कि हमारा ये इतना दीनी शहर है कि पूरे पाकिस्तान में देख लें जहाँ भी कोई मुअज्जिन होगा बहावलपुर हमारे जनूबी पंजाब का होगा, जो इमाम होगा जनूबी पंजाब में होगा, जिस अदारे का मुफ्ती होगा वो बहावलपुर जनूबी पंजाब का होगा। तो जब हम इतनी सर्विस दे रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है हमें कुछ दें। जी इंशाल्लाह ताला हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ बन सकें। और आपके सर, जिस तरह से आप एमएनए के उम्मीदवार हैं, तो मैनिफेस्टो क्या है जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो तो ये है कि हमने इस मुल्क की सरहदों की रखवाली करनी है। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, देखें ये जमीयत वाले ही लोग हैं जो सेकंड लाइन है पाकिस्तान आर्मी की, वो आगे लड़ते हैं, हम उनके साथ पीछे लड़ते हैं। हम उनकी वो मुजाहिद अव्वल हैं, हम उनके साथ मुजाहिदों का रोल अदा करते हैं। हम वो सरहदों पे चले जाते हैं, बाटों पे चले जाते हैं। आप ये देख लें कि हम उनके बच्चों की रखवाली करते हैं। हम फ़ौज को, हमारे जितने भी लोग होते हैं फ़ौज में भी भर्ती होते हैं, मुजाहिद भी बनते हैं, और हम उनके बच्चों की रखवाली करते हैं, उनकी जायदादों की रखवाली करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनके मुजाहिद हों। अब जब भी कोई जंग व जदल का निज़ाम होगा, हमारे साथ किसी भी दुश्मन ने हमारी तरफ आँख उठा के भी देखने की कोशिश की, तो इंशाअल्लाह ताला, पहले हम सेकंड लाइन में थे, अब हम फर्स्ट लाइन से भी आगे इनके साथ शाना बचाना होकर इनके साथ जंग लड़ेंगे माशाअल्लाह जी। दूसरी बात आप पूछ रहे थे कि मंशूर हमारा मंशूर जो है, हम पहले तो अपने मुल्क को बचाने के चक्कर में, अपनी मईशत को बचाने के चक्कर में, हमने आपके सामने इनको तागूती ताकतों को जो है हमने वो एक तरफ वो क्या कहते हैं मक्खन के बाल की तरह उठा के बाहर फेंक दिए। और ये जो रोज़ आए गए दिन गाली गलोच की जो सियासत थी, आज ये देख लें इनके जाने के बाद इस मुल्क में अमन आ गया। अब ये देखें, जब से ये 2013 में इनको लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया, गाली गलोच की सियासत, अफरा तफरी, इंतशार, कारोबार में रब्त नहीं था, कारोबार नहीं था, महंगाई डे बाई डे बढ़ती जा रही थी। अब ये देख लें कि ऐसा ऐसा महंगाई भी कम होना शुरू हो गई, उस तरफ आ रही है। अब इंशाल्लाह तो ये डॉलर जो 300 पे चढ़ा हुआ है ये भी कम होना शुरू हो जाएगा, गंदम के रेट भी कम हो गए हैं, और चीज़ों में किसान भी खुशहाल हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला हम बाकी रह गए, हम अब मुल्क के साथ साथ दीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें ये डर ये था कि असम्बली में कहीं हमारी नुमाइंदगी ख़त्म हो गई तो ये फिर अपनी मर्ज़ी के गैर शरई कानून जो है उसको पास कराएंगे। अब हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग अपने दूसरे जो है हमारे मकतब फ़िक्र के लोग हैं, हम उनको भी अपने साथ मिला के हमने यही तय किया कि जी पहले ताकूती ताकतों के साथ लड़ लिया जाए और बाद में कोई हमारा जो मसला होगा वो हम बैठ के टेबल पे हम अपने जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे बैठ के वो हल कर लेंगे। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद सफदर शहबाज साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। मैनिफेस्टो के अतबार से बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है। सबसे बड़ी बात जो है वो दीन को और दीन को फैलाने की बात है, दीन को सस्टेन करना, फैलाना, क्योंकि हमारा मकसद, हमारे मुल्क की एग्जिस्टेंस का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर मबनी है, और वही सबसे बड़ी हमारी ताकत भी है। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, स्पेशली बहावलपुर की बात करें, तो नो डाउट काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जो अंडर रूल हैं जिनको होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 1 यूनिट की बेस पर जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो आप जानते ही हैं, सूबाई ताकत से महरूम किया गया इसको।
इसकी बहाली सबसे बड़ा नस्ल आइन है यहाँ के लोगों के लिए, ताकि यहाँ के काफ़ी मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।